सामान्य चर्चा है और आज गौशालाओं का प्रबंधन और उसका महत्व तथा गौशाला आंदोलन पर अपने सामाजिक विचार। तो इन 2 विषयों के साथ मैं आदरणीय शरद भैया से निवेदन करती हूँ, पहले अपने विचार, उसके बाद जो है पूरे सदन के विचार इस कार्य को आगे करें। जी ओ। जी, सदन को कोटि-कोटि प्रणाम। बहुत अच्छा योग रहा और आज का जो हमारी दीदी रंजना बहन जी ने हमें जो गो संवर्धन, गो प्रबंधन के विषय में सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो गाय की इतनी बेरुखी कहेंगे, सरकार की योजनाओं का सफल नहीं होना, अधिकारियों का सफल नहीं होना, किसानों का अपने खेतों से, अपने घरों से गाय की विदाई करना, ये सारा बड़ा चिंतनीय विषय है और बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट बन गया है ये इस समय। अभी गवर्नमेंट जो बीआरसी हम लोगों को दिए हैं उनमें भी प्रतिदिन गोबर का उपयोग बताया है और डाइजेस्टर जो लग रहे हैं उनमें भी गोबर का ही उपयोग है। बगैर गोबर के जैविक खेती करना बहुत मुश्किल होगा और बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसे नेचुरल खेती में किसी चीज की आवश्यकता नहीं, लेकिन अपने यहाँ इतना केमिकल का उपयोग हुआ है कि इसमें गोबर की आवश्यकता बहुत पड़ेगी। गाय के बगैर रहना मुश्किल है। जैसा भी हो, जहां से भी हो, लोगों को गाय से जुड़ना चाहिए, गाय पालना चाहिए। और गाय के जब तक, मेरा छोटा अनुभव है, बहुत बड़ा तो नहीं है, पर मैंने गाय के मामले में देखा है कि जो गाय पालते हैं, बहुत सारी साइलेज बनाने के कारण बहुत सारी डेयरियों से भी संपर्क हुआ। मैंने देखा है ये गाय से जब नई जनरेशन आती है, बछिया जो आती है, मान लो 10 गाय में से 4 की बछिया आती हैं, वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, वो डुप्लीकेट नहीं बना पाता, वो गाय नहीं बना पाता दूसरी, वो सिर्फ दूध पे डिपेंड रह जाता है। और मैंने जब इसकी जब न्यूजीलैंड में हम लोगों ने ट्रेनिंग ली थी, तो इसमें मैंने देखा था कि गाय जो है वो लोग 2.5 साल 3 साल में जो बछड़ी होती है, बछिया कहते हैं जिसको अपन लोग, वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार करते हैं और वो तैयार करना आना चाहिए। दूसरा, एक चीज देखा कि वहां जो, जैसे जो गाय हीट पर आती है और जो जिस साँड का या जिस सीमन का उपयोग किया जाता है, उस सीमन के माता पिता का जानकारी पूरी रहती कि कितने दूध देने वाली गाय का वो साँड है, कितनी लीटर दूध देने वाली। उससे क्या होता है कि जैसे मान लो हमारी 4 लीटर दूध देने वाली गाय है और उसका जो सीमन जो आपने लगाया है वो कुछ ज्यादा दूध देने वाली गाय, मतलब ज्यादा दूध देने वाली गाय के बच्चे का सीमन है, तो वो उसका दूध अवश्य बढ़ता है गाय का, जो हमारे यहाँ भी परंपरा में नहीं आया। हमारे यहाँ तो सिर्फ सरकारी में जाते हैं भैया गाय हीट पे, तो वो इंजेक्शन आके लगा देता है और उसका ध्यान नहीं हो पाता कि दूध कम हो रहा ज्यादा हो रहा। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो बछिया है वो तैयार करने में नहीं है, मतलब उसको तैयार नहीं कर पाता, ये भी बहुत बड़ी एक समस्या है। तीसरा, हमारे यहाँ जो नस्लें हैं वो जैसे देसी नस्लें हैं तो वो उतना उत्पादक दूध का देती नहीं है, और देसी गाय में ही बहुत अच्छी नस्लें आ गई हैं। अगर इन्हीं गाय में अच्छे सीमन मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से, इनका अच्छे से इनका देखभाल डॉक्टर के थ्रू हो जाए, तो ये बहुत अच्छी दूध भी देंगी और आगे चलकर इनकी जो नई जनरेशन आएगी वो दूध और बढ़ के मिलेगा। ये बहुत सारी चीजें, जो देसी गाय है अगर सही ढंग से हीट पे आने के बाद
उनका सही ढंग से अगर सीमन हो जाए तो वो फिर बहुत अच्छी नस्ल देती है। ऐसे बहुत सारे इसमें पहलू हैं। दूसरा, जो बैलों का उपयोग अब बंद ही हो गया लगभग, इनके बहुत सारे कारण हैं बैलों का उपयोग नहीं होना खेतों में। एक तो गांव में ये हो गया है कि अब छोटी छोटी मशीनें आ गई हैं, तो सारी कुछ मशीनों से निदाई हो जाता है। दूसरा, पहले जो चराने के लिए आदमी मिल जाता था वो अब नहीं मिलता है। पहले गांव में पूरे गांव के जानवरों को वो ले जाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ परंपरा, धीरे धीरे ये परंपरा खत्म होते जा रही है। और अब गांव में भी जो दूध है वो पॉलिथीन वाला दूध आने लग गया है। पहले जैसा नहीं है कि बहुत कम, जैसे अगर हमारा गांव देखें तो लगभग 40% किसानों के यहाँ गाय रह गई हैं। 60% लोग जो हैं वो ने अपना जो कोठा था, कोठा कहते थे उसको, गाय का कोठा, तो गाय का जो है वो बंद कर दिया उन लोगों ने। 60% लोग अब पॉलिथीन का दूध पे डिपेंड हो गए, जैसे शहर वाले हैं वैसे ही। और अधिकतर 5 एकड़ से लेके जो 10 एकड़ जमीन तक के किसान थे वो धीरे धीरे गाय विमुख होने लगे हैं, और उन्होंने अपनी गायों को हटा दिया है या रोड पे छोड़ दिया है, या जैसे भी है उन्होंने उस चीज को अपने घर से हटाया है। क्योंकि एक गाय को पालने में आदमी सोचता है दूध में 40 रुपए 50 रुपए लीटर, अगर 1 लीटर भी लगता है तो 50 रुपए में दूध ले आता हूँ। और एक गाय को अगर वो पालेगा तो उसमें अगर वो दूध उसका 3 लीटर 4 लीटर लगाता है तो उसका दूध जो है वो 25-30 रुपए लीटर बिकता है। और उसकी जो खुराक होती है वो 100 रुपए पर डे की लगभग एक अच्छी गाय को पालने में लगती है। तो 100 रुपए और 50 रुपए उसको इजी लगता है कि भैया मैं 1 लीटर दूध ले लूं, तो मुझे 100 रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद पहले जो परिवार में 5 सदस्य 6 सदस्य होते थे, तो एक भाई गाय को अच्छे से पालन कर लेता था अपने घर का। अभी आज हम दो, हमारे दो या हमारा एक पर आ गए हैं हम लोग। तो ये भी बहुत बड़ी एक समस्या है कि घर में गाय को पाले कौन। घर में पिताजी जो हैं वो खेत पे जा रहे हैं, एक बच्चा है जो सिर्फ पढ़ रहा है। तो वहां पहले पिताजी के समय अगर देखा जाए तो 5-6 भाई थे। एक भाई इजीली गाय बैल खेत सब संभाल लेता था। आज के समय में अ, जो जनरेशन है 1 या 2 पे आ गए हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी एक बाधा है, जो पहले बहुत इजीली हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पहलू हैं जहाँ पे देखा जाए तो ये गो संवर्धन में, गो प्रबंधन में प्रॉब्लम्स हैं ऐसी। अब और किसी को भी गाय के विषय में कुछ बोलना है तो वो हैंड रेस करे, तो मैं उनको बुला लूंगा। पहले मैं नारायण भैया को बुलाता हूँ कि वो गाय के विषय में, गौ संवर्धन विषय में क्या बोलते। आदरणीय नारायण भैया जी। जी भैया, ओम सदन को प्रणाम। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और शरद भैया ने बहुत अच्छा समझाया गाय के विषय में। हमको गाय अवश्य पालना चाहिए। एक गाय तो घर में अवश्य होना चाहिए, सभी के घर में गाय होगी। गाय यदि अपने घर में, यदि अपने निवास स्थान में यदि गौशाला यदि रखते हैं घर में अपन सामने, तो गाय के दर्शन हमें रोज होते हैं। गाय के दर्शन होने से हमारी लक्ष्मी माँ प्रसन्न रहती है। और गाय ऐसा, गौ माता ऐसा प्राणी है कि उसके ऊपर चारों तरफ देवता विराजमान है। उसपे गाय के ऊपर हाथ फेरने से हमारे शरीर के कई रोग खत्म हो जाते हैं। गाय के पेट में जो चक्र बना है ऊपर, उस पर यदि अपन हाथ फेरते हैं, अपने शरीर के कई रोग, जैसे कैंसर तक के रोग उसमें खत्म हुए हैं उससे। ये कई लोगों का यहाँ देखा है। 2 लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने गाय को पाली और अपने घर के दरवाजे के सामने उसको बांधी, उस पे गाय पे हाथ फेरता रहा वो रोज। तो धीरे धीरे करके उसके गांठ थी, कैंसर की गांठ थी, वो गांठ खत्म हो गई उसकी, गाय की अपने शरीर की वो गांठ खत्म हो गई उसकी। और गाय के
चारों तरफ परिक्रमा देने से हमारी लक्ष्मी प्रसन्न रहती है, लक्ष्मी उस पे। तो गाय के कई फायदे हैं, अनेक फायदे हैं उसकी गाय के। गाय यदि होगी तो हमारी खेती भी सुधरेगी पूरी। गाय से, गौमूत्र से, गोबर से हमारी पूरी खेती सुधर सकती है। उसमें गाय खेती का कार्बन बढ़ सकता है हमारा। हम यदि गाय के गौमूत्र का नित्य सेवन करते हैं, गाय की बछिया जो छोटी रहती है, 5 और 6 महीने की, 6 महीने की यदि बछिया है, उसका यदि गौमूत्र यदि आप कपड़े में 4 बार कपड़ छन करके यदि उसको डेली सेवन करते हैं, ये प्रत्यक्ष अनुभव है कि यदि उसका सेवन डेली किया जाए गौमूत्र का, गाय की बछिया का, तो आपके कैसा भी यदि शरीर में कैंसर है तो वो खत्म हो जाता है। यहाँ एक महिला थी, उसको मुंह में कैंसर था, उसके मुंह में कैंसर था, दांत में कैंसर हो गया था। उसने गाय के गौमूत्र का, बछिया का सेवन किया। उसका उसका उसने 1 साल या 13 महीने उसने सेवन किया था। उसका मुंह का कैंसर पूरा खत्म हो गया भैया, उसका पूरा कैंसर खत्म हो गया और पूर्ण स्वस्थ है आज। तो गाय पालने के कई फायदे हैं। उसके गाय को अपन अन्यथा न लें कि दूध देने का एक साधन ना समझे उसको, गाय को कि दूध लेंगे और गाय हमारी दूध देने का साधन है। गाय के गौमूत्र का इतना विशेष महत्व है कि जिसको हम कह नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते। गाय का गौमूत्र, गाय का गोबर, आजकल क्या है, अपने घर में पूरा फर्श सीमेंट का फर्श कर दिया गया है, जिसमें हम गोबर का लेपन करते ही नहीं है। गाय का लेपन, गाय के गोबर का यदि लेपन घर में हो तो सात्विक ऊर्जा पूरे घर में प्रवाहित होती है, जिसमें वातावरण भी शुद्ध बना रहता है अपना घर में। तो ऐसे अनेक फायदे हैं गाय के। गाय यदि पालते हैं अपन तो अनेक फायदे उससे होते हैं और हमारा पूरा जीवन, पूरा परिवार सुखमय व्यतीत होता है। जी ओम। जी बहुत अच्छा भैया, और बहुत गहन जानकारियां दी हैं आपने। अब मैं इसी के साथ हमारे रमेश दादू जी को बुलाता हूँ कि वो इस विषय में क्या। जी ओम। रमेश दादू। जी ओम। सदन को नमन। गो प्रबंधन पे बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और मेरे लिए तो ऐसा है कि अभी हम लोग जब देवला पार गए थे और देवला पार में जो गो अनुसंधान केंद्र है, वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ तो लगभग 300 गाय हैं और प्रतिदिन सुबह प्रार्थना मतलब होती है, आरती होती है और सुबह सुबह उनके गोमूत्र को वहाँ पर इकट्ठा किया जाता है और लोग बाल्टी लेकर के जाते हैं। जो गाय को उन्होंने उठाया, पीठ पे ऐसे थपकी मारी, अब वो गाय जो है अपना गोमूत्र विसर्जन कर देती है और लोग झेल लेते हैं। ये मैंने भी खुद ने उसको मतलब एकत्रित किया, क्योंकि तो जो भी वहाँ जाते हैं उनको ये सुबह सुबह ये काम करना पड़ता है। तो इस तरह से वहाँ पर हमने देखा और वहाँ पर जो गाय के दूध को जो मतलब से घी बनाया जाता है और घी को जब उसको धो करके शतधुत घृत कहते हैं उसको, कि 100 बार ठंडे मतलब बर्फ से उसको घी को धोया जाता है और जब 100 बार वो घी धुल जाता है तब वो एक बहुत बढ़िया क्रीम बनती है और बहुत महंगी क्रीम वो बिकती है। और उसका उस समय उन्होंने बताया था कि हमको 16,000 रुपया 1 किलो घी का 16,000 रुपये की क्रीम तैयार होती है। तो इस तरह से यदि हम उसका करें तो निश्चित रूप से ज़्यादा फायदा हो सकता है। पर यह है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है कि जिसमें चाहते हुए भी हम नहीं कर पा रहे। गांव से दूर रह रहे हैं, गांव से जो है दूर होने के कारण, और वहां पर जैसा कि भैया ने कहा कोई व्यक्ति नहीं मिल पा रहा जो उनको संभाले, क्योंकि उस गाय को संभालने के लिए प्रतिदिन ही जैसे हमारे लिए आहार की जरूरत है, ऐसे उनके लिए भी है। न तीज है न त्योहार है, हर समय वहाँ किसी न किसी व्यक्ति को उपस्थित रहना पड़ता है, तभी कोई गाय वहाँ पर पाली जा सकती है।
प्रयास मैंने किया था, उद्देश्य भी हम अच्छे रखे थे कि भाई हम गिर गाय ला करके, और चूंकि A2 दूध का एक बड़ा चल रहा था कि A2 दूध, जो गिर गाय का A2 दूध होता है, देसी गाय का A2 दूध होता है, तो मन में विचार था कि यार जो हमारे नाती पोती है उनको कम से कम ये दूध तो मिले। और इस उद्देश्य को लेकर के मैंने खुद ने 10 गाय लेकर के आया, और वो भी गुजरात से लेकर के आए। दूध भी बेचा, परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई कि हमें वो गौशाला मिटाने पड़ा, और वो गौशाला मिटा करके वो, अब मन में पछतावा जरूर है कि आज यदि वो होती तो हमारे पास कितने होते, पर अब वो पछताने से कुछ होता नहीं है। अब पुनः BRC मिला है, अब BRC में पुनः गोबर की जरूरत है, तो 2 ऐसी गाय जो दूध नहीं दे रही है, ऐसी गाय को हम वहां पालेंगे। क्योंकि अब BRC केंद्र चलाना है तो गौमूत्र भी चाहिए है, और गोबर भी चाहिए, कहाँ से लाएंगे बार बार। तो अब निश्चित रूप से पुनः ऐसी गाय, उसमें बूढ़ी गाय में ये रहेगा कि भाई उनको भोजन दे दिया, कुछ बच्चे हैं नहीं तो कुछ ऐसी ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। तो इस तरह से निश्चित रूप से अब 2 गाय हम रखेंगे जैसे ही केंद्र शुरू होता है। जी ओम, इतना ही मेरा कहना है। जी ओम। जी बहुत अच्छा दादू। और आपने प्रयास किया, सफल नहीं हुआ, लेकिन प्रयास करते रहें, और प्रयास ही एक दिन सफलता की सीढ़ी है, वो आपको अवश्य मिलेगी। आप जिस तरीके से जैविक का प्रचार करते हैं, जैविक के लिए आप कहीं भी जाने के लिए, आने के लिए तैयार रहते हैं, इसको नमस्तक है आपकी मेहनत को। अब मैं इसी के साथ डॉक्टर किशोर सर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि डॉक्टर किशोर सर। योगा हर रिकॉर्डिंग से है शरद भैया। जी हेलो। जी। हाँ शरद जी नमस्ते, सबको प्रणाम। चर्चा बहुत अच्छी है, और मैं शरद जी का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने वास्तविकता रखी है, जो उनका एनालिसिस है कि छोटे किसानों को गाय पालन कठिन हो गया है। बड़े किसान जो है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन 5 एकड़ 6 एकड़ के अंदर में जिनके पास में भूमि है, और ऐसे ही किसानों की संख्या 85% देश में है। मुख्य मुद्दा यही आता है कि छोटे किसानों की बात हम जब करते हैं, तो छोटे किसानों की जो समस्या है उसमें गाय पालन उनको आर्थिक दृष्टि से पुराता नहीं है। और बाकी तो मुद्दे उन्होंने दिए ही है कि घर में अभी सदस्य संख्या नहीं है, बच्चे हैं तो 2 या 1 वो पढ़ने जाते हैं। तो निश्चित रूप से यह सब प्रॉब्लम्स है। इसके सुझावों में तो कई बार इस मंच पे सुझाव आए हैं, बस 2-4 ही मुख्य बिंदु है। एक तो दूध का भाव बढ़ाओ। दूध का भाव अगर बढ़ता है तो निश्चित रूप से, और उसकी गारंटी होनी चाहिए। जैसा कि कल परसों ही यहाँ पे जो चर्चा हुई थी, तो हमारे रमेश दादू जी ने जो बोला था कि वाशिम में वो गए और वहां पे किसानों को बीज उत्पादन का पढ़ाया गया, और उनको गारंटेड उसको प्राइस दी गई, तो किसानों ने मेहनत करके वहां पे बीज उत्पादन बढ़ा गया। मेरा कहने का मतलब उसका बिंदु यही है कि आप एश्योरेंस दो कि इतना इतना करोगे तो इस तरह से हम खरीदेंगे। चाहे दूध खरीदो, गोबर खरीदो, उसका गोमूत्र खरीदो। इसकी अगर जब कंपनियां या प्रोसेसिंग यूनिट्स खड़े होते हैं, जैसा पीछे मैंने बोला था, हमारे वर्धा में एक यूनिट खड़ा हुआ है कि एक गौशाला है, वहां पे रोज 2 ट्रक गोबर लगता है। वहां से वो बिजली भी बनाते, उसकी स्लरी भी बनाते, उससे प्रोम भी बनाते हैं उसके तो इस तरह से ऐसे ऐसे ये यूनिट्स है, अगर जगह जगह पे खड़े हो जाएंगे और वहां से उनको गोबर भी बाकी के लोगों से भी 2 रुपए किलो से वो गोबर परचेस कर रहे हैं। तो दूध, गोबर और गोमूत्र परचेस करने वाले यूनिट्स अगर जगह जगह पे कॉटेज इंडस्ट्री के माध्यम से, स्मॉल इंडस्ट्री के माध्यम से अगर खड़े होते हैं, तो भी गाय बढ़ेगी। वरना हम और आप तो ठीक है, एक आइडियोलॉजी हम सोचते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा कोई फायदा होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। बाकी तो चर्चा बार बार हुई है, तो हमको कॉन्क्रीट सजेशंस जो है, और छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए,
छोटे किसान क्या कर सकते, छोटा किसान निश्चित रूप से मैं बोलता कि 5-7 एकड़ वाला जो किसान है, अरे वो तो आज बैल भी नहीं रखता, हकीकत है। मैं खुद किसान करता हूँ और देहाती लोगों के संपर्क में हमेशा ही रहता हूँ। 10 एकड़ से कम वालों ने अपने बैल बेच दिए हैं, वो सब ट्रैक्टर से ही खेती करते हैं। ऐसे में गाय कौन पालेगा? तो निश्चित रूप से छोटे किसानों को नजरअंदाज करते हुए ऐसे अगर कुछ प्रकल्प होते हैं, वो 5-10 जैसे यप्पीओ बने ना, वैसे ही इस तरह से यूनिट्स बननी चाहिए। और ऐसे यूनिट्स जब बनेंगे तो तभी उसको जो खाद अपने को चाहिए, स्लरी चाहिए, गोबर चाहिए, गोमूत्र चाहिए, वो वहां से लाया जा सकता है, दिया जा सकता है। हमारा जो एक आइडियोलॉजिकल मॉडल है कि हर किसान ने गाय पालना चाहिए, ये हमको छोड़ना पड़ेगा। छोटे किसानों को संभव ही नहीं है, हम कितनी भी चीज बोले। तो ये मॉडल छोड़ के सामूहिकता से अगर हम क्लस्टर फार्म करते हैं और क्लस्टर में उसमें प्रोसेसिंग यूनिट्स खड़े करते हैं, तो वहीं से फिर गोमूत्र भी मिलेगा, खाद भी मिलेगा और वो हमारी खेती को लगेगा। ऐसा मुझे प्रैक्टिकल फिजिबल जो सोल्यूशन लगता है, बस यही लगता है। धन्यवाद। बहुत अच्छा सर, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है आपने। आज का समय है जहाँ पे 5 से, मैं तो कहता हूँ 10 एकड़ जमीन तक को के किसानों को बहुत प्रॉब्लम है। इसमें सरकार को ऐसी योजना लानी पड़ेगी कि ये गाय उन लोगों को कैसे फायदे में बैठे और कैसे इसका हो, और इसका एक ही माध्यम है कि इसका एफपीओ बनाया जाए, और एफपीओ के माध्यम से ये बहुत सक्सेस हो सकती है। भारत सरकार ने अब गाय के गोवर्धन में भी एफपीओ बनाने का सोचा है, और बहुत जल्दी अब गाय के लिए भी एफपीओ की जो सुविधाएं है वो गाय के बिजनेस में, गाय को पालने में इनका उपयोग होगा। और मैंने देखा है कि गाय, जैसे आप अगर जैविक में आप एक ड्रम ले लें और उसमें 15-20 किलो गोबर लेते हैं, 200 लीटर पानी लेते हैं, 2 किलो गुड़ डालते हैं और उसमें 5 लीटर अगर आप छाछ डालते हैं, तो वो तुरंत बेसिलस छोड़ के तुरंत खाद बन जाती है, मतलब तुरंत तैयार हो जाता है। उसको आप अपने गोबर के ढेर में आप छोटे छोटे छेद करके उसको डाल देवे, तो आप देखेंगे कि 40 दिन में ही जो गोबर की खाद 1 साल में जो खाद बनती है, वो 45 दिन में ही खाद बन जाती है। ये बिल्कुल बहुत परफेक्ट और बहुत बढ़िया है। 45 दिन में आप जो है, मतलब आप उस छाछ बेसिलस के द्वारा आप बहुत अच्छी अपनी खाद को परिवर्तित कर सकते हैं। और जब कभी आपको मौका मिले तो वही आप ले लीजिए, एक ड्रम लीजिए, 15-20 किलो गोबर लीजिए ताजा, और उसमें आप आपका छाछ छोड़िए, 2 किलो गुड़ छोड़िए, और उस पानी से आप जब आपके गोबर के ढेर की आप जब सिंचाई करते हो, तो वो गोबर के जो ढेर है उसमें आप छोटे छोटे गड्ढे करके जब आप डालते हो, और उसमें इनारे जो भी किनारे है उसमें भी आप डाल दीजिए, आप देखोगे कि 45 दिन में आपको बहुत अच्छी खाद, एक बहुत बढ़िया ह्यूमस वाली बहुत अच्छी प्राप्त होती है। ये बहुत अच्छा एक है। इसके लिए आपको 5 दिन डंडे घुमाने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ नहीं। आपके जो खाद का ढेर है आप उसमें इन चीजों को छोड़िए, और इसी के साथ थोड़ा सा जो संतोष सर ने सिखाया है कि आप अपनी जो, जैसे एक बार अपना आपको सुडोमोनास है या आपका बवेरिया, जो भी आपको कल्चर आपको लगता है कि हमारे खेतों में ट्राइकोडर्मा की जरूरत है, तो आप उसमें पानी मिला के ट्राइकोडर्मा भी उसमें अपनी गोबर की खाद में आप डाल सकते हैं। और ऊपर से उसको सूखी घास से, भूसे से ना ढकें, घास से अगर ढकते हो, या प्यार जो कहते हैं उससे ढकते हो, या अपना कांसा होता है उससे ढकते हो, या पाउडर की घास से ढकते हो, तो वो फिर आप उसके अंदर नमी बनी रहती है, और जब वो खाद आप हटाए तो वो कचरे को आप जो ऊपर आपने रखा है उसको हटा दें। दूसरी बात, अगर जब आप खाद बनाए तो उसको नीचे डाल दें और ऊपर गोबर का ढेर लगाए। कहीं आपको कोई बहुत बड़ी चीज बनाने की जरूरत नहीं है। आपकी गोबर की जो ट्रॉली है उसको थोड़ी छाए की जगह में उसका ढेर खाली करें, और छाए के ढेर में खाली करने के बाद आप उसमें 200 लीटर की ड्रम में आप 15-20 किलो गोबर ताजा आप उसमें घोलें, और उसमें आप 2 किलो गुड़ घोलें, और आपका जो भी छाछ हो 5 लीटर 10 लीटर जो भी है उसको मिला के आप तुरंत, ये नहीं कि 4 दिन 5 दिन, तुरंत उसको बस मिला के और जगह जगह उसको छेद करके आप उसको डाल दीजिए। आपकी 45 दिन में बहुत अच्छी खाद बन के तैयार हो जाएगी, जो कि आपकी
वो कोई चीज नहीं बना सकती, इतनी सुंदर खाद बनेगी। उस खाद का आप लोग अपना उपयोग कर सकते हैं। और उसका खेत में अगर आपको, अभी किसी मुख्य अतिथि ने बताया था कि अगर आप अपने खेत को पूर्णतः जैविक करना चाहते हैं तो हर साल आपको 5 ट्राली गोबर की खाद डालना चाहिए, जिससे आपका खेत में जो केमिकल है डला हुआ है उसका प्रभाव कम होगा। अब मैं इसी के साथ बेनी भैया को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो काफी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। वहां पे बहुत बड़ी गौशाला है मध्य प्रदेश की, जहाँ पे कि 5,000 जो अपने रोड पर चलने वाले गाय पशु उनको रखा गया है, और वो उसमें एक भागीदार के रूप में भी काम करते हैं, देखते हैं। तो मैं आदरणीय आर साहब को, बेनी भैया को बुलाता हूँ कि वो आए। जी भ्राता जी, सदन को कोटि कोटि नमन। गौ माता के विषय की जो बात चल रही है, इसमें हमारी क्या अहम भूमिका होती है। इंसान के जन्म से पहले और मृत्यु के 11 दिन तक हमारे गौ माता का विधान है हमारे संस्कृति में, और उसी संस्कृति को छोड़ करके आज हम दर दर भटक रहे हैं। जब हमारा गो विज्ञान ही परम विज्ञान है तो फिर दूसरे विज्ञान के पीछे भागने से भी क्या मतलब है हमको। ये हमें हमारे जीवन में उतारना पड़ेगा। आज भारत की सबसे बड़ी जो गौशालाएं हैं, गौशाला नहीं बोलते उसको, गौ अभ्यारण्य बोलते हैं, उसकी स्थापना 2000 और उसकी परिकल्पना जो 2007-8 में हम लोगों ने किया था। उस वक्त मध्य प्रदेश सरकार के मेघराज जी जैन बोर्ड के अध्यक्ष थे, गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष थे। उनकी गाड़ी के पीछे पीछे हम गौ माता के कैसे समृद्ध बने और कैसे शक्तिशाली बने और कैसे गौशाला हमारी समृद्ध बने, इसके लिए हम उनकी कार के आगे पीछे चलते थे। वो हमारे क्षेत्र में आते थे जब, तो उन्होंने बोला था कि बेटा अपन एक आयोजन करते हैं कि अपन छोटी छोटी गौशालाएं खोलने के बजाय एक बड़ी गौ अभ्यारण्य बनाते हैं, और उसके लिए कहीं जगह देखो तो हम लोग उसको जहाँ अभी वर्तमान में गौ अभ्यारण्य वहाँ ले गए और दिखाया और प्रस्ताव भी किया, और प्रस्ताव सफल हुआ। और आज के वर्तमान में वहाँ पे 6,000 गौ माताएं की ऐसी सेवा हो रही है कि वो एक गो तीर्थ बनने वाला है, और बनने वाला क्या बन चुका है। मैं तो आप सभी लोगों को बोलता हूँ कि आप आइए, देखिए। आप एक बार वहाँ के नज़ारा देखोगे तो आपके जीवन की परिकल्पना से दूर दिखेगा। अपनी सिस्टर एक जयपुर राजस्थान से डॉक्टर है, उन्होंने भी पहली बार आई थी तो वो अचंभित रह गई थी कि इतनी बड़ी गौशाला। 17 किलोमीटर की बाउंड्री है और 3 किलोमीटर का उसका एरिया है, इधर से उधर इधर से उधर। 3 किलोमीटर के एरिया में तो बनी हुई रोड बने हुए उसमें। अपने प्रभारी महोदय भी आए थे, उनको भी मिल लिया, तो उन्होंने भी देखी थी। उस समय तो बहुत दुर्दशा खराब थी जब सरकार उसको संचालन कर रही थी। परंतु आज के वर्तमान में जो भी लोग आते हैं वहाँ पे वो अचंभित रह जाते हैं। 500 लेबर का लगभग रोज प्रतिदिन काम कर रही है वहाँ, और 500 लोगों का रोजगार चल रहा है वहाँ पे अभी वर्तमान में। ऐसा दृश्य को देखने के लिए मैं तो चाहता हूँ कि अब नर्मदापुरम की टीम एक दिन वहाँ पे जरूर पधारे और देखें। उसी के साथ साथ वहाँ पे जो अभी पथमड़ा वाले गुरुजी जो गौ कथा कर रहे थे, उन्होंने बोला था कि बेटा मैं तुझे 40,000 रुपये महीने देता हूँ। तो गुरुजी, मैंने बोला कि गुरुजी मेरे को 40,000 रुपये महीने देकर के आप यहाँ बांधोगे मुझे अपने अभ्यारण्य का और बहुत सारे क्षेत्र में अभी गौ माता के विषय में काम करने की आवश्यकता है। तो वहाँ पे बहुत सारे नेताओं, विधायक, ये लाइट के चक्कर में जो 24 घंटे वाली बिजली नहीं थी वहाँ पर, गुरुजी की और हमारे विषय में बात चली तो हमने तुरंत एक ठेकेदार से बात किया, और सरकार जिस लाइट को लगाने का 45 लाख रुपए बता रही थी, वो मात्र मैंने 7.5 लाख रुपए में लाइट वहाँ पे पहुंचवा दी, प्राइवेट खरीद करके। वहाँ की डीपीआर वगैरह सारी उस 17 किलोमीटर की बाउंड्री में 24 लाख रुपए का खर्च आया, और अपनी निजी लाइट वहाँ पे लगवाने का प्रयास किया और वो सफल भी रहा। ऐसे अपन वहाँ पे एक सीएनजी प्लांट लगाने जा रहे हैं कि सीएनजी प्लांट लग जाए, एक मिनी सीएनजी प्लांट भी लगाना चाह रहे हैं अपन। तो मिनी सीएनजी प्लांट के लिए भी अपन कार्बन क्रेडिट के द्वारा, जो आपके क्षेत्र में एक मुकेश जी करके है, उन्होंने ये गोबर गैस प्लांट लगाए हैं। जैसे कि अभी मेरे यहाँ पे भी लगा हुआ आप देख रहे हैं। मैं अभी बीआरसी को सेट कर रहा था, भ्राता जी।
ये जो ड्रम दिख रहे हैं ना, जी ये जी वो बीआरसी वाला सेटअप है। और उधर ये गोबर गैस का टैंक लगा हुआ है जो अपने भोजन के लिए बनता है। वो उधर सामने अजोला लगा हुआ है, वो इसमें केचुआ खाद का बेड लगा हुआ है जिसमें गाय भैंस को अजोला खिलाता हूँ। ऐसे बहुत सारे विषय है गौ माता के ऊपर। तो गौ माता तो क्या है, गौ माता हमारे जीवन में रहेगी तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं झुका सकेगी। ये मैंने पहले भी बहुत सारी बार बोला है। और कल रंजना दीदी ने बोला है कि मुख्य अतिथि बनना, तो उस बहुत सारे विषय में अपन बात करेंगे। और एक दिन हमारा निवेदन है कि आप सभी लोग एक बार जरूर अभ्यारण्य में पधारें। तो एक बिल्कुल बहुत भैया। बड़ा और नज़ारा देखने जी को मिलेगा वहाँ बिल्कुल पे, नज़ारा। जी, आपका आमंत्रण हम लोग जल्दी स्वीकार करेंगे। हमारी टीम में दादू देखते हैं कब बनाते हैं प्लान, और अभी वहाँ हम पर है लोग ना, जल्दी। अभी वहाँ पर एक प्लांटेशन का काम भी चल रहा है अपने गुजरात की टीम के साथ, पेड़ पौधे लगाने का उसी अभ्यारण्य में 500 हेक्टेयर में। जी जी जी, बहुत अच्छा। और बहुत, आप जो गाय की सेवा करते हैं निस्वार्थ, और आपका जो उद्देश्य है बहुत पवित्र है, और उसको कोटि कोटि अभी जो प्रणाम। मैंने शुरुआत में 2017 में जो शेड बनाया था ना भ्राता जी, तो ये यहाँ का शेड था मेरा 16x12 का। जी 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 हाँ, जी। अभी आपका फोन आया, भाई उस वक्त साहब अभी गाय छोड़ नमस्कार, के बाहर मैं बांध थोड़ा रहा था, लेट भैंस जुड़ा बंधी है। हूँ। ये पूछना चाह रहा था कि ये अपना जो गोधाम है ये कहाँ पर है? ये अपने जिला आगर मालवा में, मध्य प्रदेश जिला आगर मालवा में, राजस्थान बॉर्डर पे। अच्छा अच्छा, ठीक है ना साहब। और ये मेरा है ना 50-50 लीटर के जो है ना ये ड्रम भरे हुए हैं गौमूत्र के, ये सारे ऐसा सेटअप बना रखा हमने कि यहाँ पे ये है ना, ये डब्बी ऐसे लगा देते हैं यहाँ पे, ऑटोमेटिक गौमूत्र कलेक्शन होता रहता है रोज। दिख रहा है डब्बी आपको सभी को? बहुत सुंदर। ये थोड़ा गौमूत्र इकट्ठे करने की थोड़ी टेक्नोलॉजी बताओ ना। कुछ नहीं है, जैसे अपने जैसे छोटे किसान के लिए है कि जैसे अपने ये सेट बना हुआ ना यहाँ पे, इसी सेट में अपन गाय बांधते हैं 2-4। तो वो क्या करती है, जैसे वो गौमूत्र ये करती है, दिख रहा है आपको वीडियो में? हाँ, दिखा दिखा जी। तो ये यहाँ से आकर के ये यहाँ बस यहाँ कलेक्ट हो जाता है। और ये यहाँ से मैं जो ये है ना ये डब्बी दिख रही है ना आप लोगों को, ये डब्बी ऐसे लगा के रखता हूँ रोज। तो बस ये भर जाती है रोज 5 लीटर 7 लीटर 10 लीटर रोज। इसको बहुत उठाया बढ़िया, और बहुत उसमें डाला। जब भी अपन को आवश्यकता लगे उपयोग करते रहो। बहुत सुंदर, इसके बहुत लिए गाय को पानी पिलाने के लिए 500 लीटर की टंकी रखी हुई है यहाँ पे। जी एक मिनी मिनी सेट है, बिल्कुल छोटा सा मॉडल, जो अपने किसानों के जी लिए, हर किसानों की जरूरत है वो। जी जी जी। बताऊं अच्छा, क्या आपका गौमूत्र इकट्ठा आपका करने जो का? जी या कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं? हाँ जी अशोक भैया, करिए। अरे गौमूत्र अशोक, तो दादा जहाँ अपनी गाय है ना वो जगह पक्की हो तो, और उसका जहाँ जहाँ उनका उतार है नितार होता है ना, वहाँ टैंक बना दो आप, तो सब गौमूत्र। मेरे यहाँ तो पूरी भैंस गाय सबका पूरा गौमूत्र कलेक्शन होता है A to Z। और जी जी जी, हाँ ऐसा ही करना है बस। और बहुत होता है, 100 200 लीटर रोज। इनके को चाहिए तो काय के लिए गाय पाल रहे हैं, यहाँ से ले जाओ। नहीं, आप गाय मत पालने देना, उनको पेशाब दे देना, फिर गाय वो घी दूध कहाँ से लाएंगे लोग? हैं? चार्ज भी घी चाहिए दूध, उनको। घी दूध भी दे देंगे सबको, ले लो। नहीं, वो फ्री में देना है ना, प्राकृतिक विज्ञान में तो प्रकृति घास पैदा करती है, गौ माता को खिलाओ, गौ माता मानव का कल्याण करती है। बहुत सुंदर बेनी भैया, और बहुत आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी। और अशोक भैया भी बहुत अच्छी इसमें करते हैं, उनकी उनके शौक भी हैं बैलों को गाड़ी दौड़ाना। ये सीमेंट कंक्रीट और वाला उनकी, शेड किस चीज ने बनाया, आपने या साथियों ने बनाया? कितने लोगों ने बना रखा है? जैसे अशोक भैया बोल रहे हैं हमने बना रखा है, भ्राता जी आपने भी बना रखा होगा ना शेड? हाँ बना के रखा, जी जी, शेड बन गया तो फिर बनाया। गो मूत्र कलेक्शन करने में तो कोई आसान है, बहुत आसान है वो तो, कोई करना नहीं है फिर, ज्यादा अपने को मेहनत करना नहीं है। जी जी जी, बहुत अच्छा है। और एक बार आप सभी लोग टीम बना लो और पधारो ना एक बार गोधाम तीर्थ में। आएंगे आएंगे, एक बार बनाते हैं हम। अब मैं घुमाते हैं आप सब आदरणीय लोगों को।
जी भैया, बहुत अच्छा बेनी भैया, बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय अशोक भैया को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो थोड़ा सा गौ संवर्धन के विषय में थोड़ी अपने बातें रखें। जी जी ओम, सदन को प्रणाम। हमारा देश क्या पारंपरिक रूप से पहले से ही गो आधारित खेती होती थी, लेकिन अब वक्त बदल गया है। वक्त बदलने के साथ साथ लोगों की भावना भी बदल गई और समय भी बदला। तो मैं तो मेरे यहाँ की बताता हूँ, मैं दूसरे का उदाहरण नहीं देता हूँ कि मेरे यहाँ पे पहले मेरे गांव में बहुत गौ माता थी, हर घर गौ माता थी और जंगल भी थे। मेरे यहाँ भी अब थोड़ा सा जंगल बचा, लेकिन पहले बहुत जंगल था, कम से कम 30 40 50 एकड़ का जंगल ढोर चराने के लिए ही रहता था। और एक मेन यही था कि बस आपको कोई काम नहीं तो ढोर चराने के लिए भेज देते, जाओ रे ढोर चरा के लगा। हम ढोर ही चराते थे, छोटे छोटे थे जब। तो अब समय ये बदल गया है कि अब खेती हो गई, परिवार छोटे हो गए। वो जिस शरद भैया ने बताया, बिल्कुल ये सही बात है कि परिवार छोटे हो गए हैं। छोटे परिवार होने के बाद में उनको बहुत से काम है। अब 3 फसल लेने लग गए तो सबसे बड़ी समस्या तो भूसे की हो गई, क्योंकि आदमी भूसा कहाँ से लाएगा गाय को। तो मेरे गांव में तो प्राय प्राय 20% लोगों के पास, 10 20 नहीं, 10% लोगों के पास गाय है बस। 90% खत्म, थैली चालू। मेरे यहीं से आदमी आता है, एक गांव का लड़का, वो हमारे यहाँ से दूध ले जाता है और हमारे यहाँ से दूध ले जाता है 50 रुपए लीटर में, और गाँव में 60 रुपए लीटर में बांट देता है। लोग ले भी लेते हैं उससे। वो 10 रुपए लीटर में लोगों को दे देता है। रोज के ये काम को सुबह आ जाता है। लेकिन हमको शौक है, मैंने सन 2000 में, आज से 26 साल पहले, हरियाणा से 20 भैंस और 20 गाय लेके आया था। मेरे को बहुत शौक था इस चीज का। घर वालों ने मना करी मत, क्योंकि मेरे पास पूरे देसी जानवर थे पहले। ये 1 1 लीटर गाय दूध देती थी। मैंने कहा इसके लिए चेंज करो। फिर मैंने उनके लिए फिर ये एचएफ लेकर आया। तो एचएफ चेंज होकर अब तो उन 25 साल से पूरी संतान ही चेंज हो गई। और फिर अब चलन चला A2 मिल्क का, तो अब मैंने गिर गाय लिया है। ये गिर गाय की देखो बच्ची आ रही है, बहुत बढ़िया है, 1 नंबर। अब इनका दूध पीता हूं मैं सब। ये बढ़िया, कितनी अच्छी, बढ़िया है, 1 नंबर। ये सब गिर चेंज कर दी। बहुत सुंदर। तो हाँ, अब ये गिर गाय का, ये A2 मिल्क का है, तो अब गिर गाय का कर रहे हैं। और पूरा जो कलेक्शन सेंटर है गौमूत्र का, ये 6 घन मीटर का गोबर गैस भी है। ये पूरा 6 घन मीटर का गोबर गैस है। ये गोबर गैस जाता है, ये पीछे ही अपना खेत है, तो इसकी स्लेरी भी वो खेत में चल जाती। और ये लगे हैं सब हमारे कर्मचारी लपक के। ये पूरा, जहाँ देखो वहीं आपको शेड मिलेगा, उधर पाएगा में मिलेगा, इधर भी मिलेगा, सब दूर मिलेगा। ये पूरा गोमूत्र कलेक्शन है, ये सब दूर। और इसका कनेक्शन बहुत बना दिया हमने ये घूड़े में। इनका जो एक्स्ट्रा है था घूड़े में, और घूड़े बहुत से कनेक्शन बना दिया हमने खेत में बना दिया। तो ये खेत में भी चल जाता हूँ। खेत का भी आपको सीन बताता हूँ जरा, 1 सेकंड रुको। ये देखो, जो एक्स्ट्रा होता है ना, तो यहाँ से ये खेत में चल जाता है। ये इधर से, यहाँ से ये टपक के ये यहाँ से, और ये खेत में चल जाता है इधर पूरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये यहाँ पे हम ये पत्ते अत्ते की दवाई ववाई बना लेते हैं। ये हमारे बेल के दौड़ है, ये दौड़ में बहुत सुंदर। बिल्कुल जाते हैं। ये भी 100 के 5 6 जगह जगह सब सिस्टम हाँ, बना हुआ। ये शौक तो की गौ बड़ी माता आपके अपने को, पूरे हाँ एरिया में खबर है आपके दौड़ की, बिल्कुल। हाँ, नहीं मतलब ये गौ माता क्या है कि गाय से आपको, जो किसान शुद्ध किसान है, जो किसानी करता है, तो उसको जुड़ना ही पड़ेगा गौ माता से। और आजकल मैं जो देख रहा हूँ कि जिसके यहाँ एक भी गाय नहीं है, वो भाषण इतने देता है, और झूठे भाषण चल रहे हैं पूरे देश में। वो इतने भाषण देता है कि जिसको पक्का विज्ञान, क्योंकि वो पुस्तक पढ़ लेता है, लेकिन कर्म में जब किसी चीज को अपन उतारते हैं तो निश्चित रूप से उसमें बहुत मेहनत लगती है, उसमें बहुत मेहनत लगती है।
तो बहुत अच्छा भगवान की है। दया से मेरे पास तो सब सब साधन है, तो मैं कर रहा हूँ। और इसमें जो भी मेरे से आप प्रश्न पूछना चाहते हो, मैं प्रश्न का उत्तर भी देने के लिए तैयार। जी ओम, धन्यवाद। बहुत अच्छा अशोक भैया, और बहुत आप, गाय माता हमेशा आप पे आशीर्वाद बनाए रखे, क्योंकि आप जितनी अच्छी गाय पालते हैं और आपके एरिया में आप गाय की दौड़, उस भारतीय परंपरा को आपने जीवित रखा हुआ है, इसको लिए आपको हमेशा सदन याद करेगा। अब मैं थोड़ा सा बहन जियों की तरफ चलता हूँ। कल्पना बहन जी हमारी अगर हैं तो वो अपने विचार रखें। आदरणीय कल्पना बहन जी। प्रणता दीदी है और वो कर रही है, वो गौशाला में कार्य कर रही है, तो दीदी बात करे। प्रणता दीदी। हाँ, दीदी को बता दें। जी, सदर आमंत्रित हैं। जी, सदन को प्रणाम। और गौ माता पर बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, और मुझे लगता है कि गाय माता को दूध से हटाकर उसके महत्व को लेकर और सेवा को लेकर अगर बात करते हैं, तो निश्चित रूप से मानव का जीवन कल्याणमयी है। और अशोक भैया जी ने अपने अनुभव बताए, श्रेष्ठ बताए, बने सिंह भैया जी ने बताए, श्रेष्ठ अनुभव है और कार्य भी कर रहे हैं आप लोग। आपको सादर अभिवादन, धन्यवाद। और कल्पना दीदी ने कहा कि प्रणीता दीदी गाय माता के प्रति कुछ विषय रखेगी, तो मुझे लगता है मेरा एक छोटा सा नया अनुभव है। बचपन से ही माता पिता किसान होने के कारण भी हम गौ माता के बीच में रहे हैं। ससुराल में काफी समय के बाद में गाय माता घर पर नहीं थी, लेकिन उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं बताना चाहूंगी कि जब गाय माता हमारे घर से दूर हो गई तो पूरा परिवार एक संकट की परिस्थिति से गुजरने लगा। ऐसी परिस्थिति में ऐसा लगा कि नहीं, पंडा पुजारी करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्यों बाधाएं आ रही है। लेकिन किसी महान संत ने कहा था कि नहीं, गाय माता घर पे रहना चाहिए, गाय माता को पालो। लेकिन वो भी बात हमारे दिमाग में नहीं बस पा रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन प्रभु की कृपा है, ये गाय माता की कृपा है। मैं सदन को बताना चाहूंगी कि गांव के सम्मान्य ग्रामीण जनों के सहयोग से गौशाला का एक विचार आता है, उसमें हम सहयोगी हो जाते हैं। गौशाला का प्रारंभ होता है, किसानों ने जो उपेक्षित गाय थी वो गाय दिए, और वहीं से यात्रा शुरू होती है। धीरे धीरे लोगों से 150 रुपए लेने का कार्य किए। ग्राम सभा से प्रस्तावित होकर के सरकारी भूमि मिली 18 एकड़, और वहीं से कार्यवाह शुरू होता है। भाई साहब, 15 से 20 गाय हमारे पास में अभी हैं। व्यवस्था है, जीरो से शुरुआत करते हैं हम। कहीं कुआं नहीं, कहीं जल की व्यवस्था नहीं, आज कुआं भी है, पक्की गौशाला भी है। लगभग 2022-23 से हमने यह कार्य शुरू किया है, और बोर भी है। धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि सरकारी नहीं होने से दिक्कत भी आ रही है, बहुत समस्या, बहुत संघर्ष। लेकिन गाय माता ऐसी हिम्मत दे रही है कि इस कार्य को करना चाहिए, क्योंकि करना भी चाहिए। आज जीना है तो गाय माता के लिए, और मरना है तो गाय माता के लिए। जितने लोग आप पुरुषार्थ कर रहे गाय माता के लिए, मैं तो सत सत नमन करती हूँ, सादर वंदन करती हूँ। बिटिया जो पतंजलि पढ़ने गई हैं, उससे यह गौ प्रेम बहुत अद्भुत है, उसमें है। उन्होंने गौशाला की एक छोटी सी बच्चिया लेकर आई, जिसकी माँ नहीं थी। लगभग वो 1 माह 10 दिन की बच्चिया थी, कमजोर अवस्था में लेकर आए। गांव वाले हंसने लगे, बोले ये बच्चिया, ये गाय को पालना है? आपके यहाँ तो इतनी गाय पहले रहती थी आपके सास ससुर के जमाने में, और ये छोटी बच्चिया करेगी क्या? ये तो मर जाएगी, ये नहीं जी सकती। लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, आज के बाद में मर जाएगी ये शब्द नहीं बोलोगे आप, बिल्कुल नहीं बोलना, और श्यामा अच्छी है और अच्छी हो जाएगी। बड़े प्रेम और श्रद्धा से 2 बिटिया और हम 2 पति पत्नी उस बच्चिया की सेवा किए। भाई साहब, श्यामा नाम रखे। बच्ची जब स्कूल जाती तो भी बाटल से दूध पिलाती, उसी के हाथ से वो दूध पीती। ऐसा वह धीरे धीरे क्रम चलते रहा। 12वीं में उसने अच्छा स्थान लगाई। 12वीं के बाद में योगाहार
परिवार की बड़ी उपलब्धि है। कहानी तो बहुत बड़ी है ये और सत्य कहानी है कि हम योगाहार को भूल नहीं सकता साकरे परिवार, और मैं विशेष करके कृतज्ञ मैं जीवन भर रहूंगी कि जिसके कारण मेरे जीवन को और मेरे परिवार को एक कड़ी मिली, वह श्रेष्ठ मार्ग मिला। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के आह्वान पर पतंजलि किसान सेवा समिति के राज्य प्रभारी मुन्नीलाल जी भाई साहब, हमारी कल्पना दीदी, आपने इस कड़ी से जोड़ा। पतंजलि योगाहार में पदार्था में कार्यक्रम में हम उपस्थित हुए और वहीं से हमें ऊर्जा मिली। आज वह बच्ची पतंजलि यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। वह जो बच्चिया थी आज बड़ी हो गई, कुछ 1-1.25 महीने बाद ही वह माँ बनने वाली है। आज हमारे पास में 11 गाय है, छोटी बड़ी हमारी नन्ही। ऐसी ऐसी हमने गाय रखे भाई साहब, जो जिन लोगों ने उस गाय माता को घर से भगा दिए थे। ये कथा है हमारी हर गाय माता के प्रति, और हर गाय माता की कहानी है। वो इतनी प्रेम करती है, अब हम उनके बिना रह नहीं सकते, वो हमारे बिना रह नहीं सकती। गौशाला में अलग है, दिन भर हम लगे रहते हैं। आज फेंसिंग का कार्य वहां चल रहा है, लोगों से हाथ एक भिक्षा ही मांग रहे हैं कि भैया गाय माता के लिए कुछ करना है, आप सहयोग करो। सहयोग मिल रहा है और व्यवस्थाएं बन रही हैं। संकल्प है, जैसे बने सिंह भैया जी ने कहा कि 6000 गाय माता, ये अद्भुत संकल्प है और व्यक्ति अगर सोच ले तो निश्चित रूप से बड़े कार्य गाय माता से हो सकते हैं। पतंजलि यूनिवर्सिटी में हमारे राहंगडाले भैया जी की बिटिया हैं और भी अन्य बच्चे गए हैं। लेकिन मैं इतना कहूंगी आपसे कि आप बच्चों को उस ओर जोड़िए, संस्कारों से जोड़िए, गाय माता से जोड़िए, धरती माता से जोड़िए, संस्कृति से जोड़िए, योग से जोड़िए और उनको वहां की महत्ता बताइए, महत्व बताइए। निश्चित रूप से आने वाला भविष्य हमारा श्रेष्ठ और बहुत सौभाग्यशाली होगा। परम वैभव के शिखर पर जाने वाला यह भारत होगा और परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी का सपनों का वह भारत होगा। परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी की वह जड़ी बूटियां गांव गांव तक आएगी। बहुत बोलने के लिए तो हैं, लेकिन समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं यही कहूंगी कि माँ गौ माता कल्याणकारी है। आपके जीवन में आनंद ही आनंद आएगा, आनंद ही आएगा, सुख समृद्धि आएगी। और मैं संकल्प ली हूं कि जीऊंगी तो गाय माता के लिए और मरूंगी तो गाय माता के लिए। कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने आचरण को सत्य रख करके काम करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे गौ मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा दीदी, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने रखी। और मैं कहता हूं जैसे प्रथम माता गुरु होती है, वैसे ही अगर माता और हमारी बहनें इन चीजों को सोच ले तो पूरे देश में जो गाय की दुर्दशा है उसको संभाल सकती हैं। और बहनों में बहुत शक्ति होती है। मैं उन्हें सत सत प्रणाम करता हूँ। आगे मैंने देखा है कि जैसे सरकारों में अधिकतर जैसे जो मंत्री बनते हैं, जो पशुपालन मंत्री हैं, उन्होंने कभी गाय देखी नहीं। खास करके इन चीजों को रिजर्व करना चाहिए। कृषि विभाग है, आपका पशुपालन है, इनके मंत्री कम से कम ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे वैज्ञानिक, ऐसी संस्कृति से जुड़े हुए लोगों को मंत्री बनावे जो कि पूरे देश की गाय को लेके चले। आज हमारे यहाँ ऐसे पद पर, ऐसे विशिष्ट पदों पर जो गाय संरक्षण पे जो काम कर रहे हैं, वो ऐसे मंत्री बैठ जाते हैं कि जिनको गाय के विषय में लगाव नहीं, गाय के विषय में वो जानते नहीं। तो कम से कम सरकार को इसमें ऐसे लोगों को बिठाना चाहिए। और वैज्ञानिकों, जो पशुपालन से जुड़े हुए जो वैज्ञानिक है, उनको भी इसमें बहुत सारी अभी खोज की जरूरत है और उनका बहुत सारे उनको इसमें नए बच्चों को जोड़ने के लिए कार्य करना चाहिए। ऐसी हमारी मंशा है। सदन में बहुत सारे हमारे यहाँ मुख्य अतिथि आए और एक से एक जानकारी दी, लेकिन गाय के विमुख खेती किसी ने नहीं बताई। गाय के बगैर खेती करना बहुत मुश्किल है। और ऐसे ही हम लोग जैसे छोटे छोटे किसान है तो एफपीओ बनाकर, जो अभी भारत सरकार ने नए एफपीओ जारी कर रही हैं, तो उसमें अब गो संवर्धन में नए नए एफपीओ आ रहे हैं। हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी गौशालाओं की बहुत सारी स्कीमें चलाई हुई हैं जो कि काफी हद तक किसानों को फायदा दे रही है। लेकिन आज भी इसका दुख है कि आज भी हमारी गाय रोड पर है। आज भी हमें दुख है कि हमारी गाय धीरे धीरे कम हो रही हैं और नकली दूध का जो कारोबार है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जो हमारे नए
नई संतति जो आ रही है वो कमजोर हो रही है, क्योंकि नकली दूध से पीकर हमारा जो बच्चा बड़ा हो रहा है वो एक बलवान, एक बुद्धिमान नहीं बन सकता। इस चीज को सोचना पड़ेगा। हमारे जो बच्चे हैं उनको कैसे शुद्ध दूध मिल पावे और कैसे हमारे बच्चे वही घी जो हमारे पुराने लोगों ने खाया है, घी, दूध, दही, मक्खन, वो सारी चीजें आने वाली संतति को मिल पावे, ऐसी कामना है। अभी किसी को सदन में कोई छूट गया हो, किसी को कुछ रखना हो तो वो अपना हैंड रेस कर दे, तो मैं उन्हें सादर है ना, इनको दिखा देती हूँ मैं, है ना। किसी को कुछ कहना हो तो हैंड रेस करे, तो मैं सादर आमंत्रित कर लेता हूँ अपनी गौ संवर्धन के विषय में। और भैया वो योगाहार से हैंडरेस था शायद यादव जी का, वो यदि हो तो उन्हें बुलाएं। तो आदरणीय यादव जी सादर आमंत्रित है, वो आए जी। आदरणीय रंजना बहन जी हो तो वो आमे, जो भी हैं योगाहार से। लेफ्ट हो गए शायद। दिनेश सर हैं क्या हमारे? दिनेश सर जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। नहीं है, नहीं है ना? आपका शिवानी माले जी है सर, शिवाजी माने को बुलाइए सर। जी 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 है जी, अपने पास। आइए आदरणीय माली जी, आपको सादर आमंत्रित है। वंदे गौ मातरम। सदन को बहुत अच्छा चर्चा सुनने को मिली। जैसा कि गौ माता बगैर ये जीवन व्यवस्था, चराचर सृष्टि की व्यवस्था रह ही नहीं सकती, और इस पे हर एक ने काम करना चाहिए। ये सुन के बहुत अच्छा लगा।